शेयर हो जाए स्क्रीन तो बताइएगा। शेयर हो गई। ओके। अच्छा, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था रूमिनेंट कौन से होते हैं, सीडो रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद आज कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इन डोमेस्टिक एनिमल्स से रिलेटेड। 714 आ गया। टर्मिनोलॉजीज इनसे रिलेटेड, इनको आपने गौर से सुनना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से भी, और जो है ना, क्या कहते हैं, ये आगे जाके कुछ ये वर्ड्स यूज होंगे ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ टेबल्स बनी हुई हैं। सबसे पहले है कैटल। कैटल का जो अडल्ट मेल होता है, रिप्रोडक्शन के लायक होता है, उसे बुल कहा जाता है। तो जब भी वर्ड बुल यूज होगा मेडिसिन में, सर्जरी में, किधर भी आपने समझना है ये कैटल का अडल्ट मेल है। ठीक हो गया। अडल्ट फीमेल कैटल की जो होती है उसे काऊ कहा जाता है, जो आप सब कहते भी हैं। इन सब के एनिमल के ग्रुप जो होता है, झुंड जो होता है, उन्हें हर्ड कहा जाता है। सही हो गया। हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल को कहा जाता है। सही हो गया। अभी एक्ट ऑफ मेटिंग जो इन मेल एंड फीमेल का इंटर कोर्स है, इनको मेटिंग कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ मेटिंग जो प्रोसीजर होता है कैटल में, उसको सर्विंग कहा जाता है। सही है। इनको ट्रिक से भी याद करवाता हूँ, अभी थोड़ा पढ़ ले। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ मेटिंग कैटल में कौन सा होता है, प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, एक्ट को क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। ये याद रखिएगा। दूसरा है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। सबसे पहले समझते हैं कि पार्चुरेशन किसे कहते हैं। पार्चुरेशन की डेफिनेशन है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अपने पास नोट डाउन करें या यहीं पे याद कर लें। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, तो उसे कहा जाता है पार्चुरेशन। ठीक हो गया। गिविंग बर्थ टू यंग वन, जो न्यू बेबी है, जो काफ है, उसको जो है ना, जब फीमेल एनिमल जन्म देती है तो उस प्रोसीजर को, उस एक्ट को पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। गेस्टेशन आपका क्लियर हो चुका है कि टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन टू डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तो उसे गेस्टेशन कहा जाता है पूरे प्रोसेस टाइम को। बट पार्चुरेशन किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। सही हो गया। जो प्रोसीजर है वो एक्ट जिसमें फीमेल एनिमल यंग वन को जन्म दे रही है, उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। सही हो गया। तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन केटल का पूछा जाए तो वो एक काल्विंग, जो काल्विंग यूज किया जाता है वो क्या होता है, एक्ट ऑफ प्रोसीजर होता है गिविंग बर्थ का, तो उसे काल्विंग कहा जाता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद न्यूबॉर्न जो आता है केटल से, उसे काफ कहा जाता है। ठीक हो गया। बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो न्यूबॉर्न तक ये हम पढ़ते हैं, जिनका इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा। अभी कैटल के अडल्ट मेल को बुल कहा जाता है, फीमेल को काऊ कहा जाता है, इनके ग्रुप को, इनके झुंड को हर्ड कहा जाता है, इनकी मेटिंग को सर्विंग कहा जाता है, और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को काल्विंग कहा जाता है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन से क्वेश्चन व्यू में आते हैं। सही हो गया। जिनके आते हैं वो आप बताता भी हूँ, याद भी रखने। कैटल का पूछा जाए एक्ट ऑफ काल पार्चुरेशन क्या है, काल्विंग। या कैटल का पूछा जाए एक्ट ऑफ मेटिंग क्या है, सर्विंग उसे कहा जाता है। सही हो गया। दूसरे नंबर पे शीप। ठीक हो गया। शीप के अडल्ट मेल को रेम कहा जाता है। अभी ये रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक हो गया। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तब हम बुल वर्बली आपको बताएंगे, रेम बताएंगे, इन सब के मेल बताएंगे या इनकी फीमेल्स, तो आपने समझना है। अभी रेम किसका होता है, अडल्ट मेल शीप का होता है। ईव जो होती है शीप की फीमेल होती है अडल्ट, जैसे काऊ थी, तो उसे ईव कहा जाता है। इनके ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। ये ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टपिंग, ये एक्ट ऑफ मेटिंग है शीप में। ठीक हो, कि ये आपने याद रखनी है। अगर आ जाए टपिंग इज द एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप होती है। ठीक हो गया। यहाँ पूछा जाता है कि टपिंग क्या है, ये एक्ट ऑफ मेटिंग है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, यो जो यंग वन को शीप जन्म दे रही है, उस प्रोसेस को लेम्बिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेम्बिंग। ये आपने याद रखना है। लेम्बिंग किसका होता है, शीप का होता है। शीप के यंग वन को क्या कहा जाता है, लेम्ब कहा जाता है। सही हो गया।
यहां से कैसे याद रखना है, काफ कहा जाता है, अगर काफ आपको याद हो जाता है, काफ यंग वन है कैटल का, तो इसकी पार्चुरेशन होगी काल्विंग। लैम्ब है यंग वन शीप का, तो इसकी पार्चुरेशन होगी लैम्बिंग। ठीक हो, इस तरीके से याद रखना है। गोट, गोट के अडल्ट मेल को बक कहा जाता है, और इनकी अडल्ट फीमेल को डोए कहा जाता है। सही हो गया। डोए अडल्ट फीमेल होती है गोट की। इसका सेम होता है केटल की तरह, एक्ट ऑफ मेटिंग सर्विंग। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन गोट में होता है किडिंग। ठीक है, क्या होता है, किडिंग होता है। और यंग वन जो गोट का होता है उसे किड कहा जाता है। जब अगर किड यूज करूं तो आप समझ लीजिएगा कि ये गोट का यंग वन है, लैम्ब यूज करूं तो ये शीप का है, काफ यूज करूं तो ये कैटल का है। और ये 2023 वीओ में आ चुका है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में था लैम्बिंग, काल्विंग, किडिंग, तो किडिंग किसका है, गोट का है। सही हो गया। ये आपने याद रखना है, ये पास पेपर में देखते हैं। तो गोट का है किडिंग, शीप का है लैम्बिंग, कैटल का है काल्विंग। पिग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पिग में कुछ टर्मिनोलॉजी अलग है, हो सकता है आ जाए। पिग के अडल्ट मेल मेल को बोर कहा जाता है, और अडल्ट फीमेल को सो कहा जाता है। और इनकी एक्ट ऑफ मेटिंग कपूलिंग होती है, कपूलिंग। और जो है ना, या कपलिंग। और पार्चुरेशन को फरोइंग कहा जाता है, फरोइंग। ठीक हो गया। ये पिग में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है, फरोइंग। बाकी पिगलेट यंग वन होता है, ये जो है ना, याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद है हार्स। हार्स के अडल्ट मेल को स्टालियन, जो हमने जेनेटिक्स में आपको बताया था, स्टालियन मेर, तो ये यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। हार्स के अडल्ट मेल जो होता है उसे स्टालियन कहा जाता है, और अडल्ट फीमेल को मेर कहा जाता है। सही हो गया, मेर। और एक्ट ऑफ मेटिंग जो हार्स में होती है उसे कवरिंग कहा जाता है। सही हो गया। और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को कहा जाता है फोलिंग। ठीक हो गया। क्योंकि यंग वन जो होता है हार्स का, जो पैदा होता है उसे फोल कहा जाता है, FOAL। ठीक हो गया, फोल कहा जाता है। तो फार्स की पार्चुरेशन होती है फोलिंग। ठीक हो गया। और कवरिंग होती है एक्ट ऑफ मेटिंग, हार्स की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है यंग मेल। जो यंग मेल होता है, ये जनरल साइंस में SPSC काफी दफा पूछ चुका है। ये क्वेश्चन साइंस के पोर्शन में आता है कभी कभी वन पेपर में, कि कोल्ट इज द यंग वन ऑफ। तो कोल्ट जो यंग वन है वो हार्स का है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यंग मेल होता है। सही हो गया। एक होता है न्यूबॉर्न, और जिसे फोल कहा जाता है, और उससे थोड़ा बड़ा जो होता है तो उसे कोल्ट कहा जाता है हार्स में। हार्स का जो है ना, ये यंग मेल है कोल्ट। आपने याद रखना है। उसके बाद कैमल को छोड़ दें। और डॉग, डॉग का अडल्ट मेल डॉग होता है, अडल्ट फीमेल को बिच कहा जाता है। और इनकी आपने एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जस्ट याद रखनी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हील पिंग। ठीक हो गया। व्हील पिंग इज द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन डॉग। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और कैट के अडल्ट मेल को टॉम कहा जाता है, फीमेल को क्वीन कहा जाता है। इनका ग्रुप आपने याद रखना है, क्वीन कैट का ग्रुप को क्लाउडर कहा जाता है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक हो गया, बाकी ये इस कैट से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉग से आपने ये पार्चुरेशन याद रखनी है, व्हीलपिंग। और कैट से आपने ग्रुप याद रखना है, क्लाउडर। क्लाउडर इज द ग्रुप ऑफ कैट। सही हो गया। मतलब 5, 8, 10, 12 कैट जो होंगे उनको, ग्रुप को। तो ये यहाँ से आपने चीज़ें याद रखनी है। बस यंग वन अगर आप याद रखते हैं तो इनके एक्ट ऑफ पार्चुरेशन आपको याद हो जाएगी। काफ है तो काफ की होगी कि ये कैटल का है, काल्विंग। लेम्ब शीप का है तो इनकी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन लेम्बिंग। किड गोट का है तो गोट की पार्चुरेशन किडिंग होती है। सही हो गया, ये इन तीनों तक ट्रिक्स चलती है। और हार्स में भी फॉल, तो इनके पार्चुरेशन को फॉलिंग कहा जाता है। मेटिंग, केटल में सर्विंग कहा जाता है, शीप में टपिंग कहा जाता है, गोट में भी सर्विंग कहा जाता है, पिग में कपलिंग कहा जाता है, और हार्स में कवरिंग कहा जाता है। सही हो गया, ये इनकी होती है। और डॉग में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को व्हीलपिंग कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ कैट को क्लाउडर कहा जाता है। सही होगा। और कैट की जो पार्चुरेशन होती है उसे क्वीनिंग कहा जाता है, क्वीनिंग। ठीक हो गया, क्योंकि अडल्ट फीमेल को क्वीन कहा जाता है। यंग वन किटन होता है डॉग कैट का। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये आपने समझने हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन से ज़्यादातर ही क्वेश्चन आता है। तो पार्चुरेशन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर करवा दी मैंने, कि एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ को कहा जाता है पार्चुरेशन।
सही हो गया। उसके बाद और कुछ भी टर्मिनोलॉजीज हैं एनिमल्स से रिलेटेड, इनके हाउस क्या क्या है। कैटल बफेलो के हाउस को बैरन कहा जाता है या बायर कहा जाता है। ये इनका हाउस है, मतलब जो हाउस बना हुआ है उनके लिए ये नाम दिया जाता है बैरन या बायर। शीप एंड गोट के हाउस को पेन कहा जाता है। पिग का याद रख लें, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा अलग सा है, स्टाई। ठीक हो गया, स्टाई इज द हाउस ऑफ पिग। हार्स के हाउस को कहा जाता है स्टेबल। ठीक हो गया। तो ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है। और केटल का मोस्टली केटल से ही क्वेश्चन आते हैं। केटल का भी याद रखते हैं बैरन, पिग का स्टाई, और हार्स का स्टेबल। ये इनके हाउसेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आए। कैस्ट्रेटेड मेल, जिनकी कैस्ट्रेशन हो चुकी है, फिर इनके भी अलग अलग नाम है। तो कैटल का जो कैस्ट्रेटेड मेल होता है उनके दो नाम है, एक को कहा जाता है बुलॉक या बुलक, दूसरे को स्टीर कहा जाता है। बुलक जो होता है मेल, ये यूज होता है वर्क पर्पस के लिए। अगर कोई कैटल का मेल आप काम शाम के लिए, जैसे अभी खेती बाड़ी में जानवरों को यूज किया जाता है, तो काम के लिए जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं उनकी अगर कैस्ट्रेशन की जाती है तो उसे बुलक कहा जाता है। और स्टीर किसे कहा जाता है, ये भी केटल का होता है, कैस्ट्रेटेड मेल। बट ये मीट पर्पज वगैरह के लिए आप यूज करते हैं उनके लिए। उनको अगर आप उनकी कैस्ट्रेशन करते हैं तो उनके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज की जाती है, स्टीर यूज की जाती है। सही हो गया। उसके बाद शीप एंड गोट के कैस्ट्रेटेड मेल को वेटर या वेदर कहा जाता है। वेथर या वेडर कहा जाता है, ये थोड़ा यूनिक नेम है, तो ये आपने याद रखना है। वेडर या वेथर कहा जाता है शीप एंड गोट के कैस्ट्रेटेड मेल को। इनमें से कोई एक ही पूछ सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपने जहन में बिठाने, वेडर या वेथर कहा जाता है। पिग के जो है ना कैस्ट्रेटेड मेल को स्टेक कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हार्स का। ठीक हो गया, हार्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्स के ये जो कैस्ट्रेटेड मेल होता है उसे जेल्डिंग कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जेल्डिंग, ये पेपर में आ सकता है आपका, कि जेल्डिंग इज द कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ हार्स। ठीक हो गया। तो हार्स का जो मेल केस जिनकी कैस्ट्रेशन हो चुकी है उनको जेल्डिंग कहा जाता है। और डॉग को अल्टर, कैट को न्यूटर कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सही हो गया। कैटल एंड बफेलो, इनके दो होते हैं, बुलक एंड स्टीर। बुलक जो वर्क पर्पस के लिए आप मेल यूज करते हैं उनकी कैस्ट्रेशन कर देते हैं, और जो मीट पर्पस वगैरह के लिए यूज होते हैं उनको स्टीर कहा जाता है। और वेडर या वेतर, शीप एंड गोट के मेल को, पिग के मेल को स्टेक कहा जाता है, और हार्स के मेल को जेल्डिंग कहा जाता है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। बिलोइंग साउंड कैटल एंड बफेलो प्रोड्यूस कर भी, जो जैसे वो आवाज होती है उनकी, उनको उनके नाम है अलग अलग। बिलोइंग कैटल एंड बफेलो है, ब्लीटिंग शीप एंड गोट है, ग्रंटिंग पिग है। नीजिंग आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नीजिंग। ठीक हो गया। नीजिंग हार्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको नाम दिया गया है नीजिंग का। ठीक हो गया। तो बस नीजिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से ये कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक हो गया, बट ये निकल सकते हैं वैसे। बाकी बार्किंग डॉग से, म्यूइंग कैट से, ये इनके साउंड हैं। ठीक हो गया। बाकी कैस्ट्रेटेड फीमेल को इस पे कहा जाता है, ये सब की इस पे ही होगा। तो ये इनसे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने जहन में बिठानी है। ठीक हो गया। ये जेल्डिंग आपने याद रखना है, और हार्स का साउंड याद रखना है। नीजिंग, नीजिंग इज द साउंड ऑफ हॉर्स। ठीक हो गया। यहाँ से एक दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सेम चीजें लिखी हुई हैं। ब्लॉक जो होता है ड्राट पर्पस, मतलब वर्क पर्पस के लिए। स्टीर मीट के लिए। टीजर बुल कौन सा होता है, ये वो बुल होते हैं जो हीट डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनकी कैस्ट्रेशन नहीं की जाती, ये जस्ट फीमेल्स जो है ना उनके ऊपर माउंट करते हैं, और वहां से देखते हैं कि जो है ना वो जो फीमेल एनिमल है वो उनमें ईस्ट्रस जो है ना हुई है या नहीं हुई है, वो डिटेक्शन के लिए ये फार्म्स में रखे जाते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यूज है वैसे, कि कौन से बुल हीट डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो होते हैं टीजर बुल। ठीक हो गया। जाहिर है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको इसी तरीके से ही समझेंगे। तो टीजर बुल क्या होते हैं, हीट डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। बुलर काऊ या निम्फोमेने काऊ, वो काउस जो ऑलवेज हीट में हो तो उन्हें बुलर या निम्फोमेने काऊ कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टर्मिनोलॉजी ये चीज लिखी हुई है पेपर के हवाले से, तो इनको भी आपने जहन में बैठा देना है। टीजर बुल हीट डिटेक्शन के लिए, और वो काऊ, काऊ है तो मतलब ये अडल्ट फीमेल ये वाली। ठीक हो गया, कैटल की।
जो रिमेन हीट में हो ऑलवेज, तो उसे निम्फोमेनिक काऊ या बुलर काऊ कहा जाता है। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। फिर कुछ स्टेजेस हैं इनकी। इनसे क्या चीज याद रखनी है कि लैक्टेशन पीरियड, मतलब वो कितना टाइम मिल्क देता है एनिमल। ये काऊ का ये जो है ना टेबल दी गई है, तो काऊ में क्या क्या चीजें होती है। लैक्टेशन पीरियड काऊ में कितने होते हैं, 305 दिन के होते हैं, मतलब 10 मंथ। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक हो गया। कि लैक्टेशन पीरियड काऊ में कितने होते हैं, डेज में भी पूछ सकता है, 305 दिन डेज में होगा, और महीनों में 10 महीने। मतलब वो मिल्क देता है, लैक्टेशन पीरियड है ये इसकी। ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड जिसमें वो मिल्क वगैरह नहीं देता, तो वो 60 डेज के होते हैं, 2 मंथ के, ठीक हो गया। तो उसमें वो मिल्क वगैरह नहीं देता। उसके बाद एक काल्विंग इंटरवल। काल्विंग इंटरवल क्या होता है कि मतलब एक दफा उसकी काल्विंग हो गई। काल्विंग का वर्ड आपको ऊपर बताया किससे कहते हैं, एक टफ पार्चुरेशन को कहते हैं। मतलब गिविंग बर्थ को काल्विंग कहा जाता है। तो काल्विंग इंटरवल क्या होगा कि एक टाइम पे उसने जो है ना किसी यंग वन को जन्म दिया। फिर उस टाइम से लेके फिर जब दूसरी बार उसने दूसरे यंग वन को जन्म दिया, तो उसके बीच में जो टाइम होता है उसे काल्विंग इंटरवल कहा जाता है। मतलब मैक्सिमम 1 साल का। 1 साल के बाद फिर उसकी जो है ना डिलीवरी होती है। मतलब जनवरी 2026 में उसकी डिलीवरी हुई। फिर जनवरी 2027 में जब उसने यंग वन को जन्म दिया, तो इसके बीच में जो टाइम है इसको काल्विंग इंटरवल कहा जाता है। तो ये कितना होता है, 1 साल का होता है, 365 दिन का, 12 मंथ का। सही हो। गेस्टेशन पीरियड पढ़ के हैं 200, जो है ना 283 डेज काऊ का। ये काऊ के लिखे हुए हैं। सर्विस टाइम 85 डेज पोस्ट पार्चुरेंट। सर्विस टाइम क्या होता है कि मतलब जब हीट की साइंस दिखी, उसके बाद कितने टाइम में जो है ना उसकी मेटिंग हुई या इंसेमिनेशन आपने की। तो मतलब कि जब उनमें फीमेल काउज में हीट की साइंस आई, उसके बाद कितने टाइम में जो है ना उसकी आपने मेटिंग करवाई या इंसेमिनेशन करवाई आर्टिफिशियली, जो है ना, तो उससे सर्विस टाइम कहा जाता है। सही हो गया। मतलब दो, क्या कहते हैं, 1 मार्च पे फॉर सपोज उसने जो है ना हीट की साइंस दी, 3 मार्च पे आपने उसकी मेटिंग करवाई, तो ये सर्विस टाइम कितना हुआ, 2 दिन का हुआ। ठीक हो गया। तो इसका क्या होता है, 80 डेज पोस्ट पार्चुरेंट। प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के 85 डेज बाद फिर वो हीट में आ जाती है काऊ। ठीक हो गया। 85 डेज पोस्ट पार्चुरेंट, पोस्ट का मतलब है बाद में, पार्चुरेशन मतलब प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद में, 85 डेज के बाद फिर वो सर्विस में आ जाती है, हीट में आ जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से लैक्टेशन पीरियड आपको पता हो 305 दिन का होता है काउज में, 10 महीने का। ड्राई पीरियड 2 महीनों का होता है। बाकी ड्राई भी याद न रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जैसे ऐसे ही आप लोगों को बता दिए। बाकी लैक्टेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से लैक्टेशन पीरियड काऊ में पूछे जाएं। तो अभी ये प्रैक्टिकली कितने होते हैं इन पे आपने नहीं जाना है, ये इसके मुताबिक आपने आंसर समझना है। 305 दिन, 10 महीने, ठीक हो गया। ये आपने इधर ही इससे आपने यही याद रखना है। उसके बाद अभी कुछ ब्रीड्स हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडियन ब्रीड्स हैं, ठीक हो गया। इससे हमारा कोई काम नहीं है। हम पढ़ेंगे यहाँ से एनिमल रिफ्रेशन, ये इंडियन बुक के, तो यहाँ पे इंडियंस की ब्रीड्स वगैरह ज़्यादा दी हुई हैं जो हमारे काम की नहीं है पेपर के हवाले से। हम यहाँ से करेंगे जो एग्जोटिक ब्रीड्स हैं। आपको बता चुका हूँ एग्जोटिक कौन सी हैं, जो बाहर की हैं, ठीक हो गया। जो पाकिस्तान और इंडिया के अलावा यूरोपियन कंट्री से हैं, जिनका हमने नाम भी पढ़ा था, बॉस टारस, तारिक बिन ज़ियाद से आपको याद करवाया था। एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल, एमसीक्यूज है ये, हम्पलेस कैटल होती हैं, ठीक हो गया। तो जो जेबू कैटल हैं इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, जैसे बॉस या बॉस इंडिकस कहा जाता है, उनमें हम्प रीजन मौजूद होती है। ये हमने हम्प आपको केमल में बताया था कि एनिमल्स की बैक साइड पे जो ऊपर एक निशान होता है या जो चीज़ निकली हुई होती है उसे हम्प कहा जाता है, बैक साइड पे। उस पे वो एनर्जी वगैरह स्टोर करते हैं, ताकि कोई हार्श कंडीशन आ जाती है ना जो है ना एनिमल्स के लिए, जब पानी की कमी हो जाती है या फूड की कमी हो जाती है, तो वहां से वो एनर्जी यूज करते हैं। तो उनमें एक नेचुरली सेटअप बना हुआ है, तो वो हम्प रीजन होती है। तो वो जो जेबू कैटल हैं, जो बास इंडिकस हैं हमारे पास हैं इंडिजीनियस ब्रीड्स, उनमें वो हम्प मौजूद होता है। और जो एग्जोटिक कैटल ब्रीड्स हैं, बॉस टारस हैं, बाहर की हैं, उनमें हम्प रीजन नहीं होता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से भी आ सकता है कि हम्पलेस कैटल कौन सी हैं,
ये शायद 2023 पेपर कैंसिल हो गया था 2023 में एक दफा। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि हम प्लेस केटल कौन सी है, ऑप्शन में था बॉस इंडिकस एंड बॉस टारस। तो उनका साइंटिफिक नेम से उसने ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम प्लेस कौन सी है, एग्जोटिक है, एग्जोटिक है तो मतलब तारिक बिन जियाद बॉस टारस होंगी। ठीक होगा, इस तरीके से आपने इसको ट्रिक से याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है, ये हम प्लेस होती है मतलब इनमें हम्प रीजन नहीं होती है। लेस का मतलब है ना। तो ये चीज हो गई। अभी कौन कौन सी हैं कैटल की ब्रीड्स, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, एमसीक्यूज में नहीं आता। पढ़ लेते हैं। जर्सी है, होलिस्टीन फ्राइसन है, ब्राउन स्वेज है, अर्शायर है, गुरनसी है। जो जो चीजें इनके करेक्टर्स हैं उनको पढ़ते हैं, जिनके इंपॉर्टेंट होंगे वो याद रखते हैं। जर्सी आपने याद रखना है, ये जर्सी क्या है, ये इंग्लैंड की ब्रीड है। और ये आइलैंड है, वहां पे जजीरा है, आइलैंड ऑफ जर्सी वहां की है। तो ये इंग्लैंड की है, यूके। इसके क्या करेक्टर्स हैं, ये लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड अमंग केटल्स। जितनी भी केटल हैं उनसे सबसे ज्यादा इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं लैक्टेशन पीरियड नॉर्मल काऊ का कितना है, 305 दिन का। ठीक हो गया, कितना, 305 दिन, 10 महीने वो मिल्क देती है। तो जो जर्सी है वो पूरा साल मिल्क देती है, 365 डेज। ठीक हो गया। तो इसका सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड है। तो ये एमसीक्यूज है एक तरीके का। बट कभी आया नहीं है कि अगर आ जाए कि कैटल की कौन सी ब्रीड है जो जिसके सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड है, तो आपने इंडिजीनियस ब्रीड्स में का कोई ऑप्शन नहीं करना, कोई हमारे पास जो कैटल की ब्रीड्स हैं। आपने ये जर्सी देखना है ऑप्शन में है या नहीं है, क्योंकि जर्सी सारी कैटल में से सबसे ज्यादा इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। सही होगा, 365 दिन का मतलब पूरे साल। और इसकी मिल्क में फैट भी सबसे ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है, ये इसका करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लैक्टेशन पीरियड इसमें ज्यादा होते हैं। होलिस्टीन, ये कहाँ की है, ये नेदरलैंड की है। जो है ना, ये भी यूरोपियन कंट्री है, नेदरलैंड। इसमें क्या होता है, इसकी एक आपने करेक्टर्स याद रखना है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क ये देती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड, तो वो है जर्सी। और सबसे ज्यादा मिल्क ये टन्स में प्रोड्यूस होता है, हर एक ब्रीड का अपना अलग अलग होता है कि ये इतने टन मिल्क देती है, ये इतने लीटर्स देती है। तो सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो होलिस्टीन करती है, जो नेदरलैंड से। ये भी एक्सोटिक ब्रीड है, इसलिए फिर इनकी क्रॉस करवाते हैं हम पाकिस्तान में, इंडिया में, ताकि वो ब्रीड्स आ सके। अर्शायर कहाँ की है, ये स्कॉटलैंड की है। ठीक हो गया, ये भी यूके का हिस्सा है। तो ये इसको कहा जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड, डेयरी ब्रीड। ठीक हो गया। तो ये खूबसूरत है दिखने में। तो अर्शायर है। तो ये तीन एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन एग्जोटिक ब्रीड्स के करेक्टर्स में से। अगर पूछा जाए लैक्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा, वो है जर्सी में। अगर मिल्क प्रोड्यूसर पूछा जाए एग्जोटिक ब्रीड, वो है होलिस्टीन। और पूछा जाए कि मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सी है, तो वो है अर्शायर। ठीक हो गया। और ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये आ भी चुका है, ये हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्राउन सोइस, ये स्विट्जरलैंड की है। ये हाईएस्ट मिल्क लैक्टोज, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को ह्यूमंस में खिलाया जाता है लैक्टोज, तो मोस्टली इसका खिलाया जाता है, ये बाहर से इंपोर्टेड आता है। तो इसका लैक्टोज इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन आपने जहन में बिठाने हैं, जर्सी, होलिस्टीन और अयरशायर के। ये तीन एमसीक्यूज बनते हैं वैसे, बट ये आई नहीं। इनकी क्रॉस कैसे करवाई गई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन कैटल ब्रीड्स, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी याद रखने की यहाँ से जरूरत नहीं, ये हम अलग से पाकिस्तान के किसी बुक से पढ़ेंगे ना, ये इंडियन है। ये भी आपने छोड़ देनी है। शीप्स की ब्रीड, ये इंडियन है, ये भी आपने याद नहीं रखनी। फिर है एग्जोटिक शीप ब्रीड। ठीक हो गया। एग्जोटिक तो ये शीप की बाहर की जो ब्रीड्स हैं, जो इंडिजीनियस नहीं है, बाहर से। तो उनके नाम है यहाँ पे फाइन वूल। क्या वूल क्या होता है, ये जो ऊपर वाले करली हेयर्स होते हैं शीप के, उनको वूल कहा जाता है। इससे कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल का काम इनसे लिया जाता है, वूल से। तो सबसे अच्छा जो अच्छी क्वालिटी का वूल होता है वो कौन सी ब्रीड का होता है शीप की, वो है मेरिनो। ठीक हो गया। मेरिनो, आपने यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है मेरिनो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट क्वालिटी का वूल जो है कौन सी शीप की ब्रीड का है, तो वो है मेरिनो। ये शीप शीप की ब्रीड है मेरिनो। स्पेन से, ये भी यूरोपियन है, स्पेन से ये बिलोंग करती है या ओरिजिनेटेड है। इसका वूल जो है बेस्ट क्वालिटी का है पूरी दुनिया में। सही हो गया, इसका है ये क्वेश्चन।
उसके बाद दूसरा, लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ब्रीड शीप की पूरी दुनिया में, ये डिटेल्ड एमसीक्यूज है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये इतने नहीं आते आपके, 30 एमसीक्यूज आने हैं, 30 में से वो ऊपर ऊपर से टर्मिनोलॉजीज निकाल रहा है। ठीक हो गया, इतनी डिटेल में वो लाइव स्टॉक वगैरह में नहीं जाता, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूँ। इन ब्रीड से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ब्रीड शीप की कौन सी है, उसका नाम है लिनक्लोन। लिनक्लोन इंग्लैंड से है ये लार्जेस्ट ब्रीड है, हेवीएस्ट है, हेवी होती है ये। तो इससे आपने ये चीज याद रखनी है। बेस्ट मटन की जो ब्रीड है, अभी मटन इज द मीट ऑफ शीप है। आपने हमने सबने क्या कहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे कि मटन खिलाएं हमें, तो हम समझते हैं बकरे के गोश्त को मटन कहते हैं। यह मीट साइंस के चैप्टर में आपको क्लियर करवाऊंगा। मटन इज द मीट ऑफ शीप। ठीक हो गया, शीप के मीट को मटन कहा जाता है। तो ये आपने इसमें ये भी आपने प्रैक्टिकली जो हम डेली लाइफ पे करते हैं उन पे नहीं जाना है। सही हो गया। जैसे इस दफा 2025 में काफ का मीट पूछा गया है, ये मीट साइंस के चैप्टर में आएगा। तो उनके डिफरेंट एनिमल्स के मीट को क्या कहा जाता है ना उसमें, तो वहां से क्वेश्चन निकाला गया था इस दफा एनिमल रिफ्रेशर के चैप्टर से। तो ये अभी इधर आ गया है तो बता रहा हूँ, मीट है मटन जो है शीप का मीट होता है। सही हो गया, ये हम पढ़ेंगे फिर। तो प्रैक्टिकली तो हम करते हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता सुबह पेपर में आ जाए कि मीट ऑफ व्हाट इज द मीट ऑफ शीप या गोट, तो आप मटन ऑप्शन में आएगा तो आप कहेंगे गोट बकरे के आप जो मीट होता है उसे मटन कहा जाता है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, गोट का अलग होता है, शीप के मीट को मटन कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का मटन शीप की कौन सी ब्रीड का होता है, वो है सफलो। ठीक हो गया, सफोल्क का होता है, ये भी इंग्लैंड से होती है। ठीक हो गया, ये इनके इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थोड़ी थोड़ी जो इनके नाम की हैं। इंडियन शी ब्रीड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हैं गोट ब्रीड्स। इंडिया एक्सोटिक गोट ब्रीड्स, ये बाहर की जो गोट हैं। सबसे पहले सेनन। ठीक हो गया, सेनन स्विट्जरलैंड से, इसको मिल्क क्वीन कहा जाता है। ये मिल्क अच्छा देती है गोट में से। ठीक हो गया, मिल्क क्वीन अगर आ जाए एमसीक्यूज, गोट की कौन सी ब्रीड को कहा जाता है, तो वो है सेनन, जो स्विट्जरलैंड से है। ठीक हो गया। उसके बाद है अंगोरा। अंगोरा जो है ये तुर्की से है। अंगोरा में क्या होता है, मोहायर, इसकी ये क्या होते हैं, सिल्की हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट, जो है ना ये गोट के ऊपर। तो सिल्की हेयर्स को मोहायर कहा जाता है। ये कोई जो है ना उनकी पुरानी लैंग्वेज का वर्ड है सिल्की, अभी तो हम सिल्की हेयर्स कहते हैं, पहले उनको मोहायर कहा जाता था। तो वो कौन सी है, मोयार प्रोड्यूसिंग हेयर्स, या इस तरीके से एमसीक्यूज आ जाए तो वो अंगोरा है, तुर्की। तुर्की से है ये, और ये गोट की एग्जोटिक ब्रीड है। इसको शीप लाइक गोट भी कहा जाता है क्योंकि इसके हेयर्स शीप की तरह होते हैं। उसके बाद जो है ना एंग्लो न्यूबियन, ये इसका नोज जो होता है थोड़ा टेढ़ा होता है, जो है ना क्या ट्रायंगल शेप में, उसको रूमन नोज कहा जाता है। क्योंकि जो रूमन्स थे उस दौर में, उनका जो नाक था वो ऐसा होता था, तो इसलिए उसका नाक गोट का इस तरीके से रूमन नोज। आल्सो नोन एज जर्सी ऑफ गोट। ठीक हो गया। तो जर्सी कैटल में है, तो जर्सी ऑफ गोट किसको कहा जाता है, एंग्लो न्यूबियन को कहा जाता है। ये भी गोट की ब्रीड है, इंग्लैंड से, ये भी बाहर की है। ठीक हो गया। तो ये आपने गोट की एक्सोटिक ब्रीड्स हैं दो तीन, इनके याद रखने। सेनन को मिल्क क्वीन कहा जाता है, अंगोरा को जो है ना शीप लाइक गोट कहा जाता है, और एंग्लो न्यूबियन को जर्सी ऑफ गोट कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इसके भी ज़ाहिर लैक्टेशन पीरियड अच्छे होंगे, जैसे जर्सी के थे। तो एंग्लो न्यूबियन, जैसे रोमानोज, ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, रिटन में क्वेश्चन नहीं आता, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली इसकी। फिर इंडियन गोट्स ब्रीड्स, ये नहीं याद रखना है। पिग की ब्रीड जो है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पिग की है। हार्स की भी हम अपनी पढ़ेंगे, ये उनकी दी हुई है। ये कैमल है इंडियन की। कुछ इनमें से पाकिस्तान से भी हैं, बट वो वहाँ पे हमारी सही से क्लियर होंगी। अभी ये मिल्किंग मेथड, ये डेयरी साइंस का अलग चैप्टर है, उसमें भी आएगा, यहाँ पे भी हम समझते हैं, वहाँ पे फिर जो है ना आपको नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ही पढ़ा देता हूँ। मिल्किंग दो तरीकों से होती है, एक हैंड मिल्किंग होती है जो इंडिविजुअल फार्मर्स परफॉर्म करते हैं, दूसरी होती है मशीन में, जो ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल फार्म्स में यूज़ की जाती है, वो मशीन मिल्किंग होती है। हैंड मिल्किंग के तीन टाइप्स होते हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया।
किस तरीके से मिल्किंग की जाती है जो फार्मर अपने हाथों से करते हैं? एक नंबर वन है फुल हैंड मेथड। ठीक हो गया? फुल हैंड मेथड, और उसको फिस्टिंग भी कहा जाता है। ये नाम आपने ज़हन में बिठाना है, फिस्टिंग या फुल हैंड मेथड। इसमें क्या होता है कि मतलब उनके जो टीथ्स होते हैं उनको पूरे पांचों फिंगर से पकड़ा जाता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस किया जाता है। ठीक हो गया? उससे मिल्क निकाला जाता है, तो इसको फुल हैंड मेथड, जिसमें पूरा हाथ इन्वॉल्व हो। उसका अदर नेम आपने याद रखना है, फिस्टिंग। और ये बेस्ट मेथड है मिल्किंग डेयरी एनिमल्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक हो गया? कि बेस्ट मेथड मिल्किंग का कौन सा है? फुल हैंड मेथड है। अगर ऑप्शन में फुल हैंड है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिस्टिंग जरूर होगा, क्योंकि ये इसका ना अदर नेम भी कभी कभी एग्जामिनर यूज करता है, ताकि कंफ्यूज कर सके बच्चों को। तो दोनों नाम आपने जहन में बिठाने हैं। जाहिर है ना, वो तो अभी डिसएडवांटेजेस तो होंगे ना, अभी मशीन है, क्योंकि उसमें कुछ फिर मिल्क रह जाता है ना, मशीन मिल्किंग में। बट ये ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म जो है कमर्शियली, उसमें यूज होते हैं ना, तो ये पेपर में हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड जो फार्म है उन पे ये यूज करते हैं। तो जाहिर है मशीन है, मशीनरी के हर मशीन के डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसके भी होंगे। बट हम पढ़ेंगे हैंड मिल्किंग, जो हाथों से फार्मर्स यूज करते हैं, और एमसीक्यूज से आते हैं। बेस्ट मेथड पूछा जाए तो फुल हैंड मेथड, फिस्टिंग। अभी इनके भी डिसएडवांटेजेस हैं जो हैंड मेथड है। ठीक होगा? वो अभी हम पढ़ रहे हैं। नकलिंग आपने याद रखना है, नकलिंग जो होता है ये रॉन्ग मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि टीट्स को बेंड किया जाता है थंब से। मतलब एक जो थंब रीजन है अंगूठे की, उससे आप टीट्स को पकड़ के मिल्क, काफी लोग करते भी हैं ऐसा। ठीक हो गया? तो उससे अगर आप करते हैं तो उसमें इंजरी वगैरह हो जाती है एनिमल को, तो ये नहीं करना है। ठीक है? तो ये रॉन्ग मेथड है। तो ये दो एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, फुल हैंड मेथड, फेस्टिंग। और रॉन्ग मेथड कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं, तो वो है नकलिंग। ठीक हो गया? नकलिंग में क्या होता है, ये इसका प्रोसीजर आपसे नहीं पूछेंगे, ये आपसे ये पॉइंट्स जो मैंने अभी बताई हैं यही क्वेश्चन में आ सकती हैं कि बेस्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, बस। एमसीक्यूज के हवाले से ये है। बट फुल हैंड में मैंने बता दिया, जिसमें चार पांचों फिंगर्स आपकी इन्वॉल्व हों, टेट्स को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता प्रेस किया जाता है। बट इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ थंब से, थंब जो रीजन होती है, अंगूठा जो होता है, उससे टीट को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता प्रेस किया जाता है। और ये रॉन्ग मेथड है जो है ना, एज अकेडमिकली। शायद प्रैक्टिकली लोग इससे भी अच्छे तरीके से मिल्क निकालते हो एनिमल से, बट वो कह नहीं सकते। पेपर के हवाले से हमें ये समझना है कि ये रॉन्ग मेथड है। ठीक हो गया? इससे इंजरी वगैरह हो सकती है। तो फुल हैंड मेथड बेस्ट मेथड है, नकलिंग मेथड रॉन्ग मेथड है। बाकी ये स्ट्रिपिंग वगैरह आपने याद नहीं रखना, ये मशीन में यूज होता है, तो ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट चीज है, 3 मिनट भी बचे हैं, इसको बस खत्म करते हैं, फिर आगे फिर पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। एज किस तरीके से मालूम की जाती है? ठीक हो गया? इसको हम समझते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ हॉर्न रिंग्स। हॉर्न रिंग्स जो होती हैं उनके, जो है ना, उनको देख के एज मालूम की जाती है। किस फार्मूला के मुताबिक? n+2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हॉर्न रिंग। ठीक हो गया? अभी जो पहली हॉर्न रिंग है, वो जो है ना अपीयर होती है कैटल में, वो होती है आपकी 3 ईयर्स में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। सही होगा? कि हॉर्न रिंग जो उसके सिंग होते हैं, उन पे रिंग बनती है। तो वो जो पहली रिंग बनती है जब उसकी एज होती है 3 ईयर्स की। ठीक हो गया? तो उनको देख के भी उसकी एज बताई जाती है। मोस्टली वो टीथ के जो फार्मर्स होते हैं वो दांत देखते हैं और बताते हैं कि इसकी एज क्या है। ठीक हो गया? बट एक ये मेथड भी है कि उनकी हॉर्न रिंग को देख के बताया जाए कि इसकी एज क्या है। उसका फार्मूला क्या है? n+2। सही हो गया? n+2 करेंगे तो आपको उसकी एज मिल जाएगी। मतलब जितनी नंबर ऑफ रिंग्स आपको नजर आएंगी, उसको आपने 2 से प्लस करना है, उस एनिमल की एज आपको मिल जाएगी। बट ये पेपर में आपको फार्मूला नहीं देंगे कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। पहली हॉर्न रिंग कब बनती है? 3 ईयर्स में। ठीक हो गया? तो अगर किस एनिमल पे आपको 2 रिंग्स नजर आती हैं, तो प्लस करके आप दो से जो है ना उसको एडिशन करेंगे तो कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि ये 4 साल का एनिमल है। ठीक हो गया? 2 रिंग आपको नजर आई, और ये कांस्टेंट वैल्यू है कि आपने उसको 2 से ही प्लस करना है। तो कितनी एज हो गई? 4 साल का है। अगर 5 रिंग आपको नजर आ रही हैं, तो आप फिर भी 2 से जो है ना उसको प्लस करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये 7 साल का है। तो इस तरीके से जो है ना इसकी एज दी देखी जाती है। बट यहाँ से आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से।
आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट हॉर्न रिंग जो होती है वो 3 इयर्स में अपीयर होती है। ठीक है, पहली 3 इयर्स में, फिर हर साल एक एक हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। सही हो गया। दूसरा जो है ना, एज मेथड थ्रो डेंटल जो है ना मालूम किया जाता है दांत देख के, वो भी ये जो है ना डेंटल फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो जो इनकी जो है ना करेक्टर्स हैं रूमिनेंट के, हार्स के, ये हम इंशाल्लाह फिर नहीं तो कल पढ़ेंगे। 4 किस्म के दांत होते हैं: इंसाइसर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक हो गया। फिर इनकी अलग अलग जो है ना बताए गए हैं कि ये किस में, रूमिनेंट में क्या एब्सेंट होते हैं और मेयर में इनमें क्या होते हैं। इनसे एक एक दो एमसीक्यूज होंगे तो वो कर लेंगे। यहां तक क्लियर है ये हॉर्न रिंग का? हॉर्न रिंग 3 इयर्स में अपीयर होती है। ये आपने एमसीक्यूज बस याद रखना है। ठीक है, अगर दे भी दे ना, कोई भी दे दे, अगर क्वेश्चन में दे देता है कि भाई फॉर सपोज 6 रिंग आपको नजर आ रही हैं तो बताएं इसकी एज क्या होगी, अगर सम केसेस के ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपने जितनी वो रिंग देगा उससे आपने 2 से प्लस करना है बस। तो आपको एज मिल जाएगी ऑप्शन में, वो आपने देखनी है कि एज है या नहीं। सही हो गया। तो नंबर ऑफ रिंग्स को प्लस करना है 2 के साथ तो उसकी एज मिल जाती है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट रिंग जो है वो 3 इयर्स में अपीयर होती है। तो ये लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन करना है, लेस देन 1 मिनट है, ताकि फिर हम जो है ना